अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। जायद में मक्के की खेती से कमाई अधिक आमदनी। नए फल बागों की देखरेख का तरीका। प्रदेश के जिन किसानों के खेत किसी वजह से अभी तक खाली पड़े हैं, वे चाहें तो अभी इन खेतों में गर्मा मक्के की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए गर्मा मक्का की खेती पर विस्तार से जानकारी लेते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। तो आज हम लोग बात करते हैं बसंतकालीन मक्का की बुआई के संबंध में। इसको हम अपने राज्य में तीनों मौसम में यथा खरीफ, रबी एवं जायद, इन तीनों मौसम में हम लगाते हैं। तो अब इस समय जो समय चल रहा है वो गर्मा मक्का अर्थात बसंतकालीन मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। तो आइए बात करते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हम बसंतकालीन मक्का की खेती कैसे करें। क्योंकि मक्का के जो ज़मीन के चुनाव करते हैं, भूमि का चुनाव जो हम करते हैं मक्का खेती के लिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जल निकास युक्त दोमट मृदा का खेत में ही हम मक्के की बुआई करें, जो इसके लिए सर्वोक्त उपयुक्त होती है। कोशिश करना है कि कभी भी हमारे खेत में जल का जमाव न होने पाए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। उर्वरक प्रबंधन में देखा जाए तो चूँकि मक्का बहुत अच्छा उत्पादन देता है, तो ज़मीन से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व को भी ले लेता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि बसंतकालीन मक्के के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, अगर पहले तो मृदा का चेक करा लें, अदरवाइज 80 किलोग्राम से लेकर 100 किलोग्राम तक इसका नॉर्मल डोज है। अब अगर मृदा कमज़ोर है तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया जा सकता है, मृदा मध्यम है तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन से भी काम चल जाता है। तो आवश्यकता अनुसार 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देने की ज़रूरत है। पूरा फास्फोरस और पोटास की मात्रा तथा 1/3 मात्रा नाइट्रोजन का बुआई के समय दे दिया जाता है, जबकि बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को हम कम से कम 2 बार में 1/3 करके दे देते हैं। टॉप ड्रेसिंग करते हैं। 1/3 मात्रा नाइट्रोजन का हम यूरिया के रूप में देते हैं,
बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद जब घुटने कुचा होता है निहट स्टेज पर देते हैं, और अंतिम 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा यूरिया के माध्यम से ही देते हैं। वो जब टेसल निकलने लगता है करीब 50 दिन पर 60 दिन पर, उसमें हम देते हैं खेत में। तैयार खेत में हम जो मक्का की उपयुक्त प्रजातियां हैं उनका चुनाव करके हम बुआई कर सकते हैं। सबोर हाइब्रिड मक्का 1, सबोर हाइब्रिड मक्का 2, उसके बाद हम शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 इत्यादि मक्का की प्रजातियों का भी चुनाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी हाइब्रिड्स हैं इनका भी चुनाव कर सकते हैं और हम बसंतकालीन मक्के की बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है मक्का की बुआई के लिए हमारा बीज दर क्या हो। तो इसके लिए करीब 20 से 22 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हो जाता है। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। बुआई की दूरी, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें हम बहुत घना कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम, बहुत दूर करते हैं तो भी दिक्कत। तो इसके लिए 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी एवं पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना ज़्यादा लाभदायक होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 83,000 पौधे आ जाते हैं। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। तो बेहतर होता है कि हम 600 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D लें और 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व एट्राजीन लिया जाए। दोनों को एक साथ मिक्स करके 1 लीटर पानी में घोल लिया जाए और इसको प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर दिया जाए। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार एवं जो नए मोथा कुल के खरपतवार हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं और मक्का बहुत अच्छे से विकास करता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष नए फलदार पौधे लगाए थे वे अभी बढ़वार की अवस्था में हैं, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से कई बार कीट व्याधियों और खरपतवारों से इन पौधों की बढ़वार रुक जाती है और कई बार पौधे सूखकर मर जाते हैं। ऐसे में अभी नए बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा। एक साल पुराने पौधों का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यंग एज में मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। इसके लिए हमको सबसे पहले हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों को कम से कम 4 से 6 घंटे हमको सनलाइट जो है प्रॉपर मिलना चाहिए हमारे पौधे को, ताकि उसमें कोई डिजीज वगैरह डेवलप ना हो पाए और कोई इंसेक्ट का प्रकोप ना हो पाए। उसके लिए हमको सनलाइट में पेनिट्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका प्रूनिंग पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि 1 साल पुराने पौधे में बढ़वार एकदम सीधा हो जाता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कम से कम 0.6 से 0.7 मीटर की हाइट पे हमको उसका जो मेन ट्रंक है उसको कट कर देना चाहिए और हमारी लेटरल जो ब्रांचेस हैं उसको बढ़ने दिया जाए। और जब लेटरल ब्रांचेस बढ़ना शुरू हो जाएं तो वो कम से कम 1-1 मीटर की हो जाएं, तब उसको भी हमें कट करके उसका एकदम प्रॉपर शेप में बना लेना चाहिए। ऐसा हमको मैंगो में और लीची में हम कर सकते हैं।
प्रूनिंग का ये काम आम और लीची में ही करें। अन्य पौधों जैसे अमरूद, बेल, आंवला इत्यादि पौधों में 3 से 5 साल बाद ही प्रूनिंग करना चाहिए और इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर दें, जिससे रोगों का संक्रमण नहीं हो। दूसरा, हमको किसान भाई क्या करते हैं कि सर्दियों के समय में वो ऐसे ही पौधे छोड़ देते हैं और उसमें पानी की कमी के कारण और पौधों की जो मिट्टी होती है ऊपर की, वो बहुत ही सतह जो है बहुत कठोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि पौधा पानी की कमी के कारण भी मर जाता है, क्योंकि नई अवस्था में हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हमको उसकी सतह पर पानी भी हमको देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में भी भले ही अंतराल थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन हमको देना चाहिए। इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति भी करनी होती है, जिसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक खादों से पोषक तत्वों को देना पौधों के लिए फायदेमंद रहता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर और फास्फोरस फर्टिलाइजर ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, ताकि उसकी बढ़वार जो है अच्छी हो सके और उसकी जड़ की बढ़वार अच्छी हो सके। यंग अवस्था में केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है हमको। हमारा जो खुद का बनाया हुआ वर्मी कंपोस्ट है और ऑर्गेनिक मैन्योर है या फिर FYM है, वो पौधों में ज़्यादा देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा अच्छे से बढ़वार हो सके और हम उसको अच्छी फसल मिल सके। आपने जो भी पौधे लगाए हैं वे तभी अच्छी बढ़वार करेंगे जब उसमें रोग और कीट नहीं लगेंगे। रोग कीटों के कारण पौधे ठीक से पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और सूखने लगते हैं। इसके लिए इनका प्रकोप होते ही कंट्रोल कर लें। और हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधों में कुछ जैसे रोग, स्पॉट वगैरह कुछ अगर आ रहे हैं तो उसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके लिए हमको कॉपर फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर जैसे रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं और हम उसमें जो हमारे पैथोजेंस रहते हैं वो सर्वाइव करते रहते हैं और उनका जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो ग्रो करके हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए फॉलन लीव्स जितनी भी हैं, गिरी हुई पत्तियां, वो हमको हटा देना चाहिए और उसकी जगह पर हमको पॉलीथीन मल्च या फिर हमको ऑर्गेनिक मल्च जैसे पुआल हुआ या फिर कुछ हुआ उसका उपयोग करना चाहिए। इससे हमारा पौधे में नमी भी बनी रहेगी और हमारा मतलब पौधा सेफ भी रहेगा। तीसरा, हमको इंसेक्ट भी डेवलप नहीं होने देना चाहिए कैनोपी में। इसके लिए हमको नीम ऑयल का 1 ml को 1 लीटर पानी में घोल के नीम ऑयल भी स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो हमको कुछ केमिकल कंट्रोल के लिए जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ज़्यादातर देखा गया है कि 1 साल के बाद कुछ आम में या फिर लीची में कुछ पेनिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्लावर्स निकलते हैं वो हमको अभी नहीं लेना है, वो हमको तोड़ देना है और कम से कम हमको 2 साल 3 साल तक हमको ये फ्लावर नहीं लेना है। 3 साल के बाद में जो फ्लावर आता है वो फसल हमको लेना है, ये हमको 1 साल के बाद तुरंत तोड़ देना चाहिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान को आमतौर पर खेतीबाड़ी में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जिनमें से एक है कीटों का प्रकोप। जी हाँ, कई ऐसे कीट होते हैं जो कि बहुभक्षी होते हैं। दीमक भी उन्हीं कीटों में से एक है। ये कीट लगभग सभी फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक ये कीट भंडारण के दौरान भी काफी नुकसान करते हैं और समय रहते इसकी रोकथाम नहीं करने पर पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। इसलिए आप इसकी रोकथाम कैसे करें, बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्लांडू रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी। दीमक की हम अगर बात करते हैं
तो दीमक को हम कीट जो पेस्ट बोलें या लाभदायक बोलें, ये अपने जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ही सोशल इंसेक्ट है जिसमें आपको पूरे दीमक का घर होता है, उसमें रानी का कंट्रोल होता है, उसके अलावा उसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सैनिक होते हैं, इसके बाद में जो राजकुमार या जो नए कॉलोनी बनना है, उस तरह से इसमें एक सामाजिक स्तर बना हुआ रहता है। और अगर दीमक कई जगह हम देखते हैं तो दीमक खाद बनाने में अगर उसको लाभदायक रूप में देखते हैं तो बहुत सारा जो सेल्यूलोज है उसको डिकम्पोज करती है, लेकिन अगर खड़ी फसल में इसका प्रकोप होता है, जहाँ पे सूखा रहता है या बहुत सारी हम जहाँ लाल मिट्टी होती है वहाँ पे इसका प्रकोप देखते हैं। रबी वाली फसलें या कोई सी किस्म की जो कोई सी भी ऋतु की फसलें हो, उसमें अगर दीमक का प्रकोप होता है तो ये कीट का रूप धारण कर लेता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है, यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। भारत में फसलों को तकरीबन 45% से ज्यादा नुकसान दीमक से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं। अगर इस कीट पहचान की बात करें तो दीमक कीट का वैक्स मोटा होता है, जो घूसर भूरे रंग का होता है, और इस कीट की सूड़ियां मिट्टी की बनी दरारों अथवा गिरी हुई पत्तियों के नीचे छिपी रहती है। ये रात के समय निकलकर पौधों की पत्तियों या मुलायम तनों को काटकर गिरा देती है। दीमक आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, सरसों, राई, मूली, गेहूं आदि फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके देखते हैं सिम्टम्स, अगर हम धान में या रबी की फसलों में जो गेहूं आएगा इसमें देखते हैं तो आपको सूखा पौधा पहले सूखा हुआ दिखाई देता है, और अगर उसको उखाड़ते हैं तो इजीली उखड़ जाता है, तो जड़ें पूरी तरह से काट करके आपका पौधे को नुकसान कर देता है। इसके अगर नियंत्रण की बात करनी है तो हमें पहले से ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने के लिए सबसे पहले है कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत में कभी भी कच्चा गोबर न डालें। किसान कई बार देखते हैं कि कच्चा गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करके, तो इससे इस दीमक है उसका प्रकोप ज्यादा होता है। दूसरा, जो पहली वाली फसल है उसके अगर कच्चे जो नहीं पके हुए हैं डंठल अगर छोड़ देते हैं तो उससे भी कीट का इस दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। हम तीसरी कई बार देखते हैं कि खेत के आसपास में मेड़ के ऊपर दीमक का जो दिमकोला जिसको बोलते हैं, इसको अगर जुताई करके या वो किसी रूप से हम नष्ट नहीं करते हैं तो वहां से फिर दीमक का प्रकोप जो खेत में जो फसल लगाए उसके ऊपर होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले अगर रबी की फसलों में हम बुआई करते हैं जैसे गेहूं की इनकी, तो इसमें आप बीज उपचार करके बुआई करेंगे तो कीट का प्रकोप कम होगा। कीट जो बीज उपचार के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का जो आता है बीज उपचार के लिए गोचू, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप क्लोरपाइरिफॉस से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए समेकित कीट प्रबंधन को अपनाना जरूरी है। दीमक से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत में कभी भी कच्ची गोबर नहीं डालनी चाहिए। कच्ची गोबर दीमक का प्रिय भोजन होता है। बीजों को बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित किया जाना चाहिए। 1 किलो बीज में 20 ग्राम बेब्रिया बेसियान फफूंद नाशक से उपचारित करके बोनी चाहिए। 2 किलोग्राम सूखी नीम की बीज को कूटकर बुआई से पहले 1 एकड़ खेत में डालना चाहिए। नीम के 30 किलोग्राम प्रति एकड़ में बुआई से पहले खेत में डालने से इससे प्रकोप कम होता है। 1 किलोग्राम बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक और 25 किलोग्राम गोबर की सड़े खाद में मिलाकर बुआई से पहले खेत में डालें। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ बेब्रियान बेसियान फफूंद नाशक को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। अगर कीट का ज्यादा प्रकोप हो तो उसमें क्लोरपाइरिफॉस डस्ट को हम खेत में या बायोफ्लेक्स कीटनाशक आता है उसको भी खेत में डाल सकते हैं, ज्यादा प्रकोप वाली संभावना हो वहां पर। अगर खड़ी फसल में कीट का प्रकोप दीमक का प्रकोप होता है तो हल्की सिंचाई करने से भी दीमक का प्रकोप कम होता है। दीमक के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में बुआई से पहले भुरकाव करना चाहिए। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है।
इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। जो हमारा ICR है उसने एक तकनीक निकाली है कि अगर जहाँ पे कीट जो दीमक का है प्रकोप ज्यादा होता है तो मुख्य फसल को बचाने के लिए अगर बीच बीच में हम डंठल डाल देते हैं या कुछ जो गोबर, कच्चा गोबर डाल दिए हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कीट है मुख्य फसल पर नहीं लग के वहाँ पे दीमक पूरी तरह से वहाँ चली जाती है और हमारी मुख्य फसल बच जाती है। यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो क्लोरपायरिफॉस को या इमिडाक्लोप्रिड को, फ्रटेरा जो इसका फॉर्मुलेशन आता है, इन ग्रेन्यूल्स को खेत में छिड़क करके ऊपर से स्प्रिंकलर के द्वारा या आप फ्लड इरिगेशन किसी से भी हल्की सिंचाई कर देंगे तो दीमक का प्रकोप कम हो जाता है और आपकी फसल बच जाती है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिसवन, जिला लखीसराय के कृषक प्रेम प्रकाश ने। ये सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रेम प्रकाश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्यारे किसान भाइयों, आज हम सरसों में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें लगने वाले सबसे प्रमुख रोग हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट एक फफूंद जनित रोग है जो कि अल्टरनेरिया ब्रेसिकी और ब्रेसिकोला के द्वारा होता है। इसके जो लक्षण आते हैं वो पत्तियों के निचले भाग में छोटे छोटे भूरे एवं काले रंग के धब्बे बनते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे बना देते हैं और इस तरह से पूरे पत्तियों पर निचली सतह पर फैल जाते हैं। इसका प्रकोप जो है तना पर भी पाया गया है। तने पे भी काले और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इस तरह से पत्तियों पे, तनों पे और फलियों पे भी इसका प्रकोप पाया जाता है। और इसके जो रोकथाम के लिए सबसे पहले हम जो है कि स्वस्थ बीज का चुनाव करेंगे। बीज का जो है उपचारित करके लगाएंगे। उसके लिए सबसे उपयुक्त दवा है कार्बेंडाजिम। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करना है, उसके बाद ही लगाना है। तो बीज उपचार करके ही लगाएं और अच्छी किस्म लगाएं जिसमें इसका प्रकोप कम हो। और जैसे ही रोग के ये लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो उस समय जो है मैनकोजेब 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव उसका 15 दिन के अंतराल पे करने से इसका रोकथाम किया जा सकता है। सरसों का छाछाया रोग यह एक कवक जनित रोग है जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियों और टहनियों पर मटमैले चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है। इसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसके प्रभाव से खड़ी फसल को अधिक नुकसान होता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की पछेती फसल पर हो रहा है। छाछाया रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो व्हाइट रस्ट है, सफ़ेद रतुआ जिसको बोलते हैं। ये अल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। इसमें प्रारंभिक अवस्था में जो रोग हैं ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे बनते। धब्बे जो है फफोले के आकार में बन जाते हैं और ये फफोले जो है बड़े आकार ले लेते हैं। और इसका जब पुष्पकर्म बनते हैं तो पुष्पकर्म पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। फलतः इससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो उसके लिए मेटाइलेक्जिल और प्लस मैनकोजेब मिश्रित दवा जो है रिडोमिल एमजिड, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 छिड़काव करने से इस रोग से बचा जा सकता है। तना सड़न रोग सरसों की फसल पर लगने वाला यह रोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह भूमि और बीज जनित रोग है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में तने पर दिखाई देने लगते हैं, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देने लगती है। उग्र अवस्था में इसका तना फट जाता है और पौधा मुरझाकर सूख जाता है। इसके संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल कवक के स्क्लेरोशिया दिखाई पड़ने लगते हैं। अधिक नमी की दशा में रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस रोग
रोग की रोकथाम के लिए बुआई के पहले बीजोपचार कर लेना चाहिए। हमेशा रोगरोधी और प्रमाणित किस्मों के बीजों की बोनी करें। इसके अलावा खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। तीसरी जो बीमारियां आती है प्रमुख, वो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है। ये डाउनी मिल्ड्यू जो है ये पत्तियों के निचले भाग पे होते हैं। इसमें भी जो है छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और ये धीरे धीरे कालांतर में बड़े धब्बे बन जाते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े इसमें भी आप जो है रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 छिड़काव करेंगे तो इस रोग से कमी किया जा सकता है। तो ये सारी जो है प्रमुख बीमारियां हैं जिसको आपको समेकित प्रबंध करना है। समेकित प्रबंध के मतलब है कि आपको सही बीज का चुनाव करना है, रोगरोधी किस्म का चुनाव करना है, खेत का सही चुनाव करना है। इसके अलावा आपको बीज उपचार करके ही लगाना है और कालांतर में जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े तदनुसार आपको उसको दवा का इस्तेमाल करना है। अगर इस तरह से आप निगरानी रखेंगे तो निश्चित तौर पे जो है इस रोग से बचा जा सकता है, रोग के कमी को कम किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।